हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए भाई स्टार्ट करें आज की क्लास स्टार्ट करें। हम लोग ने कल जहां पर चीजों को छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। कल हमने इसकी बात की थी, राइट, कि वर्क डन क्या होता है। हमने वर्क को समझा था। इस चैप्टर में हमें दो और चीजें समझनी है। कौन सी चीजें? एनर्जी समझना है और पावर समझना, ठीक है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा और पावर यानी कि शक्ति, इन दोनों चीजों को हमें समझना है और तब जाके हमारा ये चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं एनर्जी के तरफ। ओके, हमने वर्क के बारे में समझ लिया था, अब हम किस बारे चलेंगे? अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे, ठीक है। चलो, एनर्जी सिंपल, एनर्जी यानी अगर हम ऊर्जा की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। क्या है एनर्जी या क्या है ऊर्जा? हम कहते हैं अरे भाई वो देखो इतना काम करता है, वो इतना ज्यादा मेहनत करता है, कितनी एनर्जी है उस इंसान में, है ना। कई कबार आप लोग टीचर्स को भी जज करते हैं कि भाई इनकी क्लास में भाई एनर्जी नहीं रहती, या इनकी क्लास में तो बहुत एनर्जी रहती है ना। तो एनर्जी क्या है? ये एक्चुअली एनर्जी यानी ऊर्जा हम कहते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। आपके कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा है। ओके, ठीक है, समझ में आया। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। क्यों कहें तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं एनर्जी यानी ऊर्जा। ओके, यूनिट क्या कहेंगे हम? ऐसा यूनिट देखिए, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी की भी एसआई यूनिट वही है जो वर्क की एसआई यूनिट है, एंड दैट इज जूल। एसआई यूनिट क्या है इसकी? की भी एसआई यूनिट क्या है? ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये एनर्जी है आपकी। अब एनर्जी क्या है, कितने फॉर्म में है, थोड़ी बहुत बातें आप लोगों ने सुन रखी होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच सविता, इतना प्यार करते हो आप लोग, है ना। थैंक यू सो मच। चलो सुनो यहाँ पे, यस, यहाँ पे देखिए। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क, आपके काम करने की क्षमता, वो क्या है आपकी? वो एनर्जी है। चलिए अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे। जब भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, है ना, केमिस्ट्री में मैंने आपको एंटनी लेवॉइजर के द्वारा दिया गया एक लॉ पढ़ाया था, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, ठीक है। थोड़े देर पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। जब हम मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो मोशन में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का नियम। कभी भी आप किसी भी चीज का कंजर्वेशन का लॉ पढ़ते हैं या संरक्षण का नियम पढ़ते हैं तो आप क्या समझते हैं कि उस चीज को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है ना। खुद आप याद रखो, खुद आप याद करो कि आपने अभी तक इस तरह से मेरे साथ पढ़ चुके। क्या हमने, जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था? याद है किसी को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण का नियम पढ़ा था, है ना। अब कोई भी लॉ है, अगर उसमें लिख दिया जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अब अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम। हिंदी में अगर हम लिखें तो क्या कहेंगे? ऊर्जा के संरक्षण का नियम, के संरक्षण का नियम। किसी भी चीज के कंजर्वेशन का लॉ पढ़ना, किसी भी चीज के संरक्षण का नियम पढ़ना, उसकी बात यह है कि ना तो उस चीज को बनाया जा सकता है, ना तो उस चीज को नष्ट किया जा सकता है ना तो आप उसको बनाते हो ना आप उसको मिटाते हो। इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का ना तो आप निर्माण कर सकते हैं ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं, वो सिर्फ अपना रूप बदल सकती है ना, वो सिर्फ अपना रूप बदल सकती है, ठीक है। तो किसी भी चीज का आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं ना,
तो यही रूल लगता है कि किसी भी चीज का ना तो वो क्या है, ना तो वो बनाई जा सकती है, ना तो वो मिटाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैंने बायोलॉजी भी पढ़ा रखी है ना। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी सीरीज में बायोलॉजी से बात की थी, है ना। चलिए, तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण की, when we talked about फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, उसमें भी आपको एनर्जी का क्या दिख रहा था, कन्वर्जन दिख रहा था। याद करो क्या हो रहा था फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात करते हो तो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कौन सा प्रोसेस है, ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से, लीव्स में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में भी क्या हो रहा है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। कौन सी एनर्जी, सन से आने वाली लाइट एनर्जी, सूर्य से जो आपको क्या मिल रही है, प्रकाशीय ऊर्जा मिल रही है, वो केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। यहाँ पे कोई नई एनर्जी नहीं पैदा हो गई है ना। यही होता है ना, आपको फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज नाम का एक केमिकल बनता है कि नहीं, C6H12O6 बनता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में, बिल्कुल बनता है ना। फोटोसिंथेसिस में ये बनता है ना ग्लूकोज, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जहां पे आप क्या देख रहे हो, एक एनर्जी, एक ऊर्जा का रूप दूसरे ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहाँ पर कोई एनर्जी अपने आप बन नहीं रही है, ना तो नष्ट हो रही है ना। ये क्या हो रही है, सिर्फ इसका रूप बदल रहा है, सिर्फ इसका रूप बदल रहा है ना, सिर्फ इसका रूप बदल रहा है। ठीक है ना। ठीक है, आगे चले, अब आगे चले तो ये आपको एक कन्वर्जन, तो ऐसे बहुत सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे ना 10th स्टैंडर्ड की, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको मैं बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है ना। ऐसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि किस किस तरह की एनर्जी है जो हमने सुन रखी है ना, या जो हमारे लेवल पर, इस लेवल पर हमको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, है ना। इसके बाद हमने और क्या क्या चीजें पढ़ रखी है या पढ़ने वाले हैं। हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। लाइट एनर्जी, लाइट लिख दे रही हूं बस, प्रकाश। साउंड पढ़ना है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका साउंड है ना। ये तमाम तरीके की एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी भी है इसमें, तमाम तरीके की एनर्जी है जो हमको पढ़नी है। अब इस चैप्टर में अभी हम फिलहाल फोकस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी पे, यानी यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद चैप्टर आपका साउंड आएगा, है ना। इसके बाद चैप्टर आपका क्या आएगा, साउंड आएगा यानी ध्वनि, है ना। फिर 10th स्टैंडर्ड में, या इसके पहले भी हम लोग लाइट के बारे में बात कर चुके हैं। 10th स्टैंडर्ड की फिजिक्स पे जब हम पहुंचेंगे तब हम लाइट को और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रकाश को। हीट, ऊष्मा के बारे भी आप लोग पढ़ चुके हो 7th या 8th की एनसीईआरटी में, है ना। तो ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं और इन सब के लिए एक्चुअली हमने अलग अलग चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। अगर आप जुड़े हुए हो मेरे साथ या जुड़े रहोगे तो आपको ये बात पता होगी, हीट चैप्टर, लाइट चैप्टर, साउंड चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स हम लोग अभी कुछ हद तक कवर कर चुके हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ये सब ऊर्जा के रूप है। इस चैप्टर में फोकस हम किस पर करेंगे, अभी फिलहाल हम फोकस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक, क्योंकि बाकी के लिए तो भाई अलग चैप्टर ही है। मैकेनिकल एनर्जी और यांत्रिक ऊर्जा की हम बात करें तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं, दो तरीके की एनर्जी। ठीक है, पहली है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। और दूसरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी
स्थितिज ऊर्जा जो किसी पोजीशन के वजह से, जो किसी ऑब्जेक्ट में उसके पोजीशन के वजह से हो, उसकी स्थिति के वजह से हो, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा। अभी बेसिक बात ही हम करेंगे इस चैप्टर में। कोई भी अगर गति कर रही है तो उसमें कैसी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। ठीक है, कैसी एनर्जी है? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी एनर्जी है? जो किसी भी बॉडी में उसके मोशन के कारण हो, यानी गति के कारण। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, आप हमेशा से ये फॉर्मूला जरूर पढ़ते आए होंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आप पढ़ते आए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले में मैं आपको चीजें कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ। ठीक है, यस, काइनेटिक मीन्स मोशन। ठीक है, चलो सुनो यहाँ पे, ये देखिए, ये फॉर्मूला से आप सब वाकिफ हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल की क्लास में इसकी बात की थी हमने। वर्क किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। क्या मैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकती हूँ? क्योंकि आपको पता है अच्छी तरीके से F इज इक्वल टू ma, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, है ना, न्यूटन के द्वारा दिए गए दूसरे लॉ से हमको ये पता चला था। इसको मैं यहां लिख सकती हूं। चलिए अब थोड़ा सा और इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करते हैं। तभी मैंने कहा था फिजिक्स सारी इंटरकनेक्टेड है। अगर आपने मोशन नहीं पढ़ रखा पहले तो वर्क पावर एनर्जी नहीं समझ, है ना, नहीं समझ में आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? मोशन चैप्टर पढ़ना जरूरी है। चलिए अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस की अगर हम बात करें, गति के समीकरण की बात करें, तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़े थे। गति के 3 समीकरण पढ़े थे, याद है? V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसके बाद S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी याद होगा। तीसरी बात हमने क्या पढ़ी थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों आपको याद होंगे, बखूबी याद होंगे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बेटा यहां पे देखो, as, ये as मैं लिख सकती हूं ना, यहाँ पे as बराबर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के। क्या मैं इसको लिख सकती हूं कि as बराबर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2? लिख दूं? कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा कि मैम आपने ऐसा कैसे लिख दिया, है ना? सबको क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पे लिख देते हैं m, as की जगह पे मैं इसको लिख रही, m तो है ही, as की जगह पे मैं इसको लिख रही। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, है ना? यहां पे इसको लिख दिया। अब यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमारा फॉर्मूला यहां से क्या बना? वर्क डन किसके बराबर हो गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, बराबर इसके बराबर हो गया। सब सहमत हो, है ना? थोड़ी सी समझने वाली चीज है और कुछ नहीं, है ना, बिल्कुल समझने वाली चीज। ठीक है, हम इसके बराबर लिख देते। तो एक्चुअली ये क्या है? ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? ये काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला है, जो बचपन से समझते आए हो। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का ही तो फॉर्मूला है ना? तो ये क्या है? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। याद रखना, यू और वी हमने क्या पढ़ा था? वी फाइनल वेलोसिटी होती थी, अंतिम वेग होता था। यू इनिशियल वेलोसिटी होती थी, आरंभिक वेग होता था, है ना? तो क्या हो गया? एक्चुअली में आप वर्क डन क्या निकाल सकते हो? वर्क डन आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन कह, है ना? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप वर्क डन कह सकते हो, है ना? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में जो बदलाव है वही क्या है? कार्य है। यस एग्जैक्टली, राशि कुमार। ठीक है, समझ में आ गई है ये वाली बात? तो इसीलिए एनर्जी और वर्क बिल्कुल एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, तुम्हारे पास एनर्जी होती है तब तुम काम कर पाते हो, है ना? कोई दिन ऐसे होते ना जो हमें लगता है कि आज बिल्कुल काम नहीं होगा, आज एनर्जी नहीं लग रही,
है ना, बस यही चीजें हैं, यही चीजें हैं कि वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। सविता याद है आपको, बदलाव वाला समझ में नहीं आया था तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देखे कि आपकी एसडीएम पद पर क्या हो गई, नियुक्ति हो गई, तो आप बदल गए, लोगों ने कहा आप बदल गए। किसी चीज में बदलाव का मतलब है कि बाद में क्या है और पहले क्या था। काइनेटिक एनर्जी में बदलाव का मतलब बाद में क्या है और पहले क्या था, है ना, कोई चीज बाद में क्या है और कोई चीज पहले क्या थी, ये है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम, हाँ अशफाक, बेसिक न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, है ना, बीपीएससी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे। ठीक है, बीपीएससी में बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है आपके यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर में, प्रीवियस ईयर्स के सवाल देखोगे, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बहुत प्रेशर देते हैं वो। ठीक है, फिर लाइट हो गया, हीट हो गया, वर्क पावर एनर्जी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे एक सवाल करें, एक सवाल करें भाई, एक सवाल करें, चलो एक ये सवाल देखते हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन चेंजिंग वेलोसिटी ऑफ मास 5 kg फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। चलो देखो, आपसे पूछ रहा है कार्य कितना किया गया, कार्य कितना किया गया, किसका, एक वस्तु का जिसका द्रव्यमान कितना है, उसका मास कितना है, उसका मास 5 kg है, उसका द्रव्यमान 5 kg है। शुरुआती वेग और अंतिम वेग देके रखा है आपको, आपको शुरुआती वेग देके रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग देके रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बताइए। कुछ नहीं है, सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला है, सीधा फंडा है, सीधा फॉर्मूला है आपके लिए। यस, सीधा फंडा है, ये सीधा फॉर्मूला है आपके लिए। जल्दी से बताइए, बहुत फटाफट से आंसर करेंगे, क्या होगा। सारी चीजें देके रखी हैं, हम कह सकते हैं ये यू है, हम कह सकते हैं यस, वर्क डन पूछा है, मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, अब मैं मैथ सॉल्व नहीं करूंगी यहाँ पे क्योंकि अब उसमें टाइम लग जाएगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही हूँ। मास कितना है बेटा, मास है 5 kg। v कितना है, अंतिम वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया, आपको अच्छे तरीके से पता है, अंतिम वेग 15 हो गया, 15 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस हाफ एम। शुरुआती वेग क्या है, शुरुआती वेग 10 है, शुरुआती वेग क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये तरीका होता है सॉल्व करने। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो आपको सीधे पता है भाई कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, ये भी चीज जानो, ये भी चीज जानिए क्योंकि ये चीज जरूरी है, इस तरह के बेसिक से सवाल हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं सवाल है, बहुत बेसिक सा आपकी एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, आपकी एनसीईआरटी का ही बहुत बेसिक सा सवाल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव है, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा, हिंदी में लिख दे रही हूं, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर सीधे आप इसको पुट करोगे, आप आंसर तक पहुंच। ठीक है, वर्क डन क्या आएगा, यूनिट क्या होगी। चलिए एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, यूपी के आरओ ए आरओ का सवाल है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन किया जाए, पहले पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करिए फिर आगे बढ़ते। देखिए, यस गुड इवनिंग, अच्छा गुड इवनिंग तो हो चुका है हमारा। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीधा आंसर यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन।
बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू बॉडी, दो वस्तुओं का या दो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात देके रखा है, रेशियो देके रखा है। बताया है आपको दोनों का मास सेम है, दोनों का द्रव्यमान एक जैसा है, उनके वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, वेग का अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे आप? आपको वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, किस तरह से निकालेंगे? देखिए, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की हम लिख सकते हैं हाफ m(1)², क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग है, लेकिन दोनों का बेटा मास तो सेम है, साफ लिखा हुआ है सेम मास, यानी द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक जैसा है। द्रव्यमान क्या है? जैसा है, ठीक है। ये क्या लिखोगे? इसको भी m लिखोगे क्योंकि इसका द्रव्यमान भी एक जैसा है। ये दोनों कट जाएंगे, है ना, ये कट जाएंगे, यानी मैं लिख सकती हूँ v1² बाई फिर दोनों की गतिज ऊर्जा आपको का अनुपात देके रखा है 4:2। तो इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? आपको बताना है v1² 4 है, v2² 9 है, v1 बाई v2 क्या होगा? स्क्वायर रूट कर दोगे 4/9 का, क्या होगा? 2/3, यानी किस अनुपात में होंगे? 2:3 में होंगे। किस अनुपात में होंगे? 2:3। कोई शक? कोई शक किसी को? है ना, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ना। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स के बारे में पूछ रहे हैं तो इस तरीके के बेसिक न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। कोई आपको बहुत हाई फाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं देंगे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल लेवल के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये चीजें आपको आगे चलें हम लोग। चलो, काइनेटिक एनर्जी समझे। अब हम किसके बारे समझेंगे? थोड़ा सा समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे, ठीक है। किसके बारे में समझेंगे? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे, स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा किसके वजह से है? गति के वजह से है, मोशन के वजह से। फॉर्मूला है हाफ m। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी में किस वजह से होती है? मोशन के वजह से, ठीक है, उसके मोशन के वजह से। जबकि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा किस वजह से होती है? उसके पोजीशन के वजह से, स्थिति के वजह से होती है, यानी उसके पोजीशन के वजह से। पोटेंशियल एनर्जी का भाई एक सीधा फॉर्मूला है mgh, बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी mgh। देखिए, ये एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल का मास 5 kg है, इसका द्रव्यमान क्या है? 5 kg, ठीक है। इसको हमने फेंक दिया 10 मीटर के हाइट से, 10 मीटर की हाइट से फेंक दिया, ठीक है। कैसे फेंक दिया? 10 मीटर के हाइट से हमने इसको फेंक दिया, 10 मीटर की ऊंचाई से फेंक दिया। बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बताइए इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सीधा mgh, है ना, फॉर्मूला लगाएंगे mgh। मास कितना देकर रखा है आपको? 5। g की वैल्यू कितनी होगी? g की वैल्यू कितनी होगी आप सबको पता है 9.8, पिछले क्लास में ही हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है। हाइट कितना है? 10 मीटर। हाइट कितना है? 10 मीटर, है ना। सीधा कैलकुलेशन है, सीधा कैलकुलेशन है। 98 × 5, 98 × 5 एनर्जी है, निकालेंगे, है ना। एनर्जी है तो किस में निकाल लेंगे? एनर्जी है तो भाई जूल में निकाल लेंगे, ठीक है। एनर्जी है तो हम जूल, कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं। चले आगे, ठीक है, चले आगे, चलो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने शायद कल करा रखा था। चलिए कोई नहीं, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये नहीं कराया था, ये क्वेश्चन है नहीं कराया था ये। चलो देखो क्या लिखा है, ये टेबल है, ठीक है। टेबल पे क्या रखा है? 10 kg का, 10 kg का एक बॉक्स रखा, ठीक है। टेबल पे क्या लिखा हुआ है? 10 kg का बॉक्स रखा है ना, पॉइंट ए पे। हमको इसको पॉइंट बी पर लेके जाना है, हमको इसको पॉइंट बी पर लेके जाना है। लिखा है
ए से बी को जोड़ने वाली जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है यानी पूछा जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कितना काम कर रही। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कितना काम कर रही है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या तरीका होता है, तरह से मैंने इसको बनाया है, हमेशा बनाकर दे, हमेशा बनाकर दे। क्या गुरुत्वाकर्षण बल कितना काम कर रही, ठीक है, इसमें हमको देखना है गुरुत्वाकर्षण बल कितना काम कर रही। चलिए बताइए। यस, आंसर क्या होगा, 0 होगा। कल की क्लास में बेटा क्या बात बताया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, कॉस 0 नहीं कॉस 90 होगा अमन, कॉस 90 होगा, ठीक है। फोर्स इधर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रही है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, वर्क डन, है ना, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। वेरी वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, दैट इज पावर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पावर, शक्ति। लास्ट पे अब हम आएंगे, पावर की बात करेंगे, शक्ति की बात करेंगे। कार्य शक्ति ऊर्जा, है ना, कार्य पढ़ लिया, ऊर्जा पढ़ लिया, शक्ति पढ़नी, पावर पढ़ना है। चलो देखो, बहुत फिर से डेली लाइफ का एग्जांपल, मैंने एक चैप्टर आधे घंटे में कर लिया, ठीक है, तुमने वो चैप्टर 15 मिनट में कर दिया, ठीक है। मान लो मैंने चैप्टर आधे घंटे में किया, तुमने 15 मिनट में कर दिया, किसकी पावर ज्यादा है, मेरी या तुम्हारी। मैंने आधा घंटा लिया, तुमने 15 मिनट लिया, यानी तुमने कम समय में काम कर दिया, तुमने कम समय में काम कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर आप कम समय में काम करोगे मतलब आपके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति, ठीक है। तो पावर क्या है भाई, शक्ति क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पावर, शक्ति से आपका क्या मतलब है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, ओके, कार्य करने की, ओके। मैंने आपको बता रखा है, जब भी रेट की बात करें, रेट ऑफ लिखा रहे तो हमेशा नीचे टाइम आता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, पावर किसके बराबर है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, आप सबको पता है, वर्क की यूनिट जूल होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो पावर की यूनिट क्या लिख सकते हैं, पावर की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, पावर की यूनिट लिख सकते हैं जूल पर सेकंड। इसी को वॉट कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है, इसी को वॉट कहते हैं, ठीक है, जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा जाता है, ठीक। अब थोड़ी पावर की एक दो यूनिट्स और आप देख लो, 10th की एनसीईआरटी में नहीं दे के रखा है, बट फिर भी जान लीजिए, है ना, फिर भी जान लीजिए। चलो देखो यहाँ, किलोवाट भी जान के रखो, किलोवाट क्या होगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो वैसे ही 1 किलोवाट में कितने वॉट होंगे, 1000 वॉट होंगे, है ना, क्या होंगे, 1000 वॉट होंगे, ठीक है। और चीजें देखो, एक और यूनिट होती है तो हम एचपी कहते हैं या हॉर्स पावर कहते हैं, और यूनिट है, ऐसा एक्स्ट्रा लिख लीजिए, बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं, बट चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ पूछ दी जाती है, ठीक है। तो एक हॉर्स पावर किसके बराबर है, 746 वॉट के, ठीक है, 746 वॉट के बराबर है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी। अब थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी, देखो मैंने लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन,
या रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, कि कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। ठीक है, यस। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो, वर्क की यूनिट जूल होती है, वर्क की यूनिट जूल होती है। एनर्जी की भी यूनिट क्या हो रही थी, एनर्जी की यूनिट भी क्या थी भाई, एनर्जी की यूनिट भी जूल थी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, वर्क की जगह एनर्जी भी लिख सकते हैं, दोनों की यूनिट तो सेम है। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला क्या बना, एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या बना, पावर टू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पावर टाइम, एक और फॉर्मूला ये बना एनर्जी का, है ना, एनर्जी का एक फॉर्मूला ये बना। अब आ जाइए, आपके घरों में जो बिजली बिल आता है, घर में, दुकान में, जहां पर भी बिजली बिल आता है, उसमें लिखा रहता है आपने इतना यूनिट कंज्यूम किया, एक यूनिट का दाम इतना है ना, हर शहर में यूनिट का दाम होता है कि एक यूनिट बिजली का इतना दाम है। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, कमर्शियल यूनिट क्या होती है उस पर देखते हैं, कमर्शियल यूनिट क्या होती है थोड़ा सा उसको देखते हैं। पावर को ले लो बेटा किलोवाट में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है देख लेते हैं। पावर को किस में ले लोगे, किलोवाट में ले लोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है पावर, पावर किसकी, पावर की यूनिट किलोवाट भी होती है। टाइम की यूनिट आर ले सकते हो, यानी एनर्जी की एक यूनिट आ सकती है किलोवाट आर, एनर्जी की एक यूनिट आ सकती है किलोवाट आर, किलोवाट आर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये किलोवाट ये आर। ठीक है, तो ये किलोवाट आर ही कमर्शियल यूनिट है, ये किलोवाट आर ही क्या है, ये कमर्शियल यूनिट। हमारे घरों में जो हमारे पास जो बिजली बिल आता है ना, उसमें यही लिखा रहता है, यूनिट मतलब इतना किलोवाट आर, इतना यूनिट मतलब इतना किलोवाट आर। कोई पूछेगा एनर्जी की यूनिट ये क्या हो गई, ये किलोवाट आर हो गई, पावर को तुमने किलोवाट में ले लिया, टाइम को आर में। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे तब चीजें क्लियर होंगी। चलिए बताइए, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे देके रखा है, रेटेड 1500 वॉट, कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है 10 घंटे, कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है ये कितने घंटों में, 10 घंटों में कितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है। देखो यहाँ पे और आंसर बताओ, यहाँ पे देखेंगे और आंसर बताएंगे जल्दी से। चलो बताओ, जल्दी से आंसर बताएंगे, पूरा सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा और कुछ है ही नहीं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या पढ़ा यहाँ, देखो हमने पढ़ा कि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या बराबर है पावर इनटू टाइम, पावर दे के रखा है 1500 वॉट, टाइम कितना दे के रखा है 10 घंटे, 10 घंटे। यूनिट क्या थी हमारी, यूनिट थी हमारी किलो वॉट आर, ये वॉट में लिख के रखा हुआ है ना, ये किस में लिख कर रखा है, ये वॉट में लिख कर रखा है। तो वॉट को किस में बदलोगे, वॉट को किस में बदलोगे, वॉट को किलो वॉट में बदलोगे। किलो वॉट में कैसे बदलते हो, 1000 से डिवाइड करके, है ना, ये वॉट में है, इसको किलो वॉट में बदलना है ना। अच्छा हुआ जल्दी में तुमने ये आंसर नहीं दे दिया 15,000, है ना, ये क्या होगा, ये दो देगा, क्या हो जाएगा 15 किलो वॉट आर, क्या हो जाएगा 15 किलो वॉट आर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 किलो वॉट आर। और क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं, चाहिए हाँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, देखिए यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 का सवाल, ठीक है, चलो देखो, एक सुरंग में प्रत्येक 1000 वॉट, यानी पावर कितना लिखा हुआ है 100 वॉट, 1000 कहां पढ़ रही हूँ 100 वॉट, कितने देर के लिए जल रहे हैं 20 घंटे के लिए जल रहे हैं, 20 घंटे के लिए जल रहे हैं। ठीक है,
20 घंटों के लिए जल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है क्या कंजम्पशन कितनी है, यूनिट कितनी कंज्यूम हो गई, है ना, यूनिट कितनी कंज्यूम, इसको देखते हैं। तो आपको पता है एनर्जी किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम के, लेकिन हमेशा याद रखना वॉट को किलो वॉट में बदलना है, हमेशा याद रखना वॉट को किस में बदलना है, किलो वॉट में बदलना है ना, ये वॉट है, वॉट को किलो वॉट में बदलोगे, ठीक है, टाइम कितना है 20, है ना, 1 2 3, 2 किलो वॉट आर, यानी 2 यूनिट्स आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। अब 2 यूनिट्स वाले जो भी आंसर दे रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, 5 बल्ब है, 5 बल्ब है ना, कहा गया ये 5 बल्ब है, ये तो एक बल्ब की क्षमता आई, ये तो एक बल्ब की क्षमता आई आपके पास, एक बल्ब की कैपेसिटी आई, 5 की क्या लिखोगे, 5 की क्या लिखोगे बेटा, 5 की 10 लिखोगे, इसीलिए गलत हो गए हो तो, है ना, मजे में एक्साइटमेंट में लिख के आ जाओगे, अरे इतना इजी पेपर था, है ना, 2 लिख के आ जाओगे, अधिकतर लोग 2 लिख रहे थे, है ना, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो भी 2 लिख रहे थे, ठीक है, फटाफट से तुम लोग क्या कर रहे थे, 2 लिख दे रहे थे। ये भी क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो ध्यान से, 5 बल्ब हैं, क्वेश्चन तो पढ़ो, 5 बल्ब हैं, तो आंसर क्या होगा आपका, 10 यूनिट्स आंसर होगा ना, 10 यूनिट्स आंसर होगा, ठीक है, यही पर यही रीजन है सिलेक्शन होने का, ठीक है, यही रीजन है सिलेक्शन नहीं होने का, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि देखते नहीं होते, है ना, क्वेश्चन देखते नहीं होते, ठीक है। चलो फ्रैंकली बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, देखो मैं तो ऑनेस्ट ही रहती हूँ आप लोगों के साथ, मैं ये क्वेश्चन जब अपने यूपी पीसीएस के बैच में करा रही थी ना, क्योंकि यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है, तो यूपी पीसीएस के स्पेशल बैच में जब ये क्वेश्चन करा रही थी, तो बहुत अच्छे से मैंने भी क्या किया, 2 यूनिट्स दे दिया आंसर, बच्चे लिख रहे हैं 10 यूनिट्स, और मैं कह रही हूँ कि 10 यूनिट्स कहाँ से आ गया, बाद में बच्चे कहते हैं मैम आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन 5 बल्ब लिखा हुआ था, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब टीचर से ये गलती हो सकती है, आपसे भी हो, है ना, देखिए मेरा क्या है, मैं तो अगर गलती करूंगी, क्योंकि मुझे तो एग्जाम नहीं देना है, अगर मैं गलती करती हूँ, जो कि एक ह्यूमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, जब आपका ध्यान कहीं और हो या आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हो, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे बोलेंगे मैम आपने गलत बताया, मैं सॉरी बोल के आगे बढ़ जाऊंगी, लेकिन आपके लिए ये चीज क्या हो सकती है, थोड़ी सी घातक हो सकती है, कि आपका सिलेक्शन इस वजह से रुक सकता है ना, आप देख रहे हैं ना जिस तरीके का कंपटीशन हो रहा है, इस वजह से सिलेक्शन रुक सकता है ना, तो ऑनेस्टली बताओ, मैंने भी जब उस बैच में कराया था, तो बिल्कुल धड़ल्ले से 2 यूनिट्स आंसर लिखा, फिर बच्चों ने पिन पॉइंट किया, ठीक है, तो इसलिए प्लीज क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, मेरा नुकसान नहीं है, मैं तो बोल दूंगी अच्छा मिस हो गया, लेकिन आप अगर एग्जाम में ऐसा करते हैं, वो आपके लिए थोड़ा बहुत घातक हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, बट कोशिश करिए कि आप ये मिस्टेक अभी करें, एग्जाम में ना, ठीक है, सिलेक्शन रुक सकता है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए ना, मेन बच्चों को दिक्कत कहां पर आती है कि वो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ये नहीं कर, वॉट को किलो वॉट में कर दो, हो सकता है टाइम, मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिखाए उसमें टाइम आर में है, हो सकता है टाइम सेकंड्स में दिया हो, मिनट्स में दिया हो, उसको भी आर में कन्वर्ट करना, यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, पावर की यूनिट को वॉट की जगह किलो वॉट लिखना होगा, टाइम की यूनिट को सेकंड्स मिनट्स नहीं आर लिखना होगा, ठीक है, आर लिखना होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो प्लीज यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, अधिकतर स्टूडेंट्स की गलती वहां पर होती है कि सीधे मल्टीप्लाई करके खुश हो जाते हैं। ओके, आगे चले हम लोग, चलो एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं, चलो फिर चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। थैंक यू भरत, चलो आओ यहाँ पे आओ, एनर्जी ऑफ विंड क्या है, एनर्जी ऑफ विंड क्या होगी, पवन क्या कर रहा है, बह रही है, क्यों बहती है पवन, याद है ना, तो पवन बह रहा है तो कैसी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, गतिज ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, अब इस क्वेश्चन को तो तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे, विंड मिल देखा है ना, विंड मिल देखा होगा अगर आपने, कुछ इस तरीके से होती है ना, ऐसी,
और इससे क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है ना, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराई जाती है, जो विद्युत है वो बनाई जाती है। तो ये कैसे बनाई जा रही है ना, एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में बदल दिया जा रहा है। तो विंड पावर, विंड मिल का उपयोग करके क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बदल दी जा रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी किस में बदल दी जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दी जा रही है। ठीक है, आगे चले, आगे चले, चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है, इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है, फिर इसकी समरी पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सेट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है आपको। एमसीक्यूज ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो जाए। बताइए बताइए। पावर है, टाइम है, एनर्जी तो निकल ही जाएगी। पावर कितना है, 100 वॉट, टाइम कितना है, 4 घंटे, 4 घंटे। लेकिन क्या है भाई, क्या करोगे, इसको वॉट में है तो किलो वॉट में तो बदलोगे, वॉट को किलो वॉट में तो बदलोगे, क्या आ जाएगा 0.4। यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट आपको याद रखनी होगी, यूनिट आपको याद रखनी होगी, क्या होगी, किलो वॉट आर, है ना। प्लीज यूनिट पे ध्यान रखिए, अधिकतर जो आपका आयोग होता है ना वो आपको पकड़ता है यूनिट। कई बार स्टूडेंट्स का ये यूनिट वाला पार्ट वीक होता है ना, कि वॉट का वॉट ही कर देंगे, उसको किलो वॉट में नहीं बदलेंगे, है ना। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, यूनिट्स पे ध्यान रखना है ना। यही पर यही बेसिक चीजें होती हैं, पता है, कोई भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है सेक्शन के पीछे, यही बेसिक चीजें हैं, है ना। यही बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे फर्क पड़ता है। तो यूनिट्स पे आप खास तरीके से ध्यान दें, क्योंकि कुछ आयोग बहुत पकड़ते हैं, राइट। एक बार चैप्टर की समरी पढ़ ले हम लोग। एनसीईआरटी का मेरा तो भाई सबसे फेवरेट पार्ट है कि हम चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी की चैप्टर की समरी, जिनके पास इंग्लिश बुक है या जो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश में पढ़ें, यहाँ पे हिंदी में है क्योंकि अधिकतर हमारे स्टूडेंट्स, अगर मैं एक इंग्लिश भी कहती हूँ तो मैम हिंदी हिंदी करते हो, तो इसलिए मुझे लगा समरी में हिंदी में ही लाऊं तो बेटर है, ठीक है। किसी पिंड पर किया गया कार्य, उस पर लगाए गए बल के परिणाम व बल की दिशा के ऊपर, बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। बेसिकली वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा क्या किया था, यहाँ पर 11th 12th स्टैंडर्ड में गोते लगा के वापस ले आई थी, क्योंकि एनसीईआरटी में, है ना, हो सकता है आपके स्टेट बोर्ड्स वगैरह में ये चीज गई होगी, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन आपकी जहां तक हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में वर्क का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता है ना तो आप चीजों को आसानी से समझ ले जाएंगे, ठीक है, कि वर्क डन पॉजिटिव कब है, वर्क डन नेगेटिव कब है, वर्क डन जीरो कब है। थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है, वो थीटा है। एक दिशा में होंगे तो थीटा 0, वर्क डन पॉजिटिव, विपरीत दिशा में है तो थीटा 180 डिग्री, वर्क डन नेगेटिव। एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में है तो थीटा 90, वर्क डन, ठीक है। इसके बाद बात हो गई किसकी, यूनिट की, जूल की है ना। तो जूल क्या है, न्यूटन मीटर के बराबर, ये न्यूटन ये मीटर, तो न्यूटन मीटर ही कहलाएगा। आगे देखिए, किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य 0 होगा ना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वर्क 0 कब हो सकता है, या तो फोर्स 0 हो या तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और तीसरी चीज क्या, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, यानी कि जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क एंड दैट इज जूल।
नेक्स्ट देखो, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? हाफ एम। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम भी बता दिया। क्या बताया मैंने आपको फॉर्मूला से? कि वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। थोड़ा सा मैं लेके गई हूँ चीजों को थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल पर एनसीईआरटी के, ठीक है, जरूरी है कुछ चीज बतानी आपको। चलिए यहाँ देखिए, वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन, मेरा नाम आ गया, के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी से तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा mgh होगी। मतलब है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mg। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। एनर्जी रिमेन्स द सेम। ठीक है, प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। किसी वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर इकट्ठे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यही वाली बात लिखी, मैकेनिकल। ओके, आगे चले। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड, जिसको वॉट भी कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोवाट की दर से, चलो वो भी है, इसका डेफिनेशन बता रहा है, 1 किलोवाट आर बता रहा है कि 1 किलोवाट आर क्या, 1 किलोवाट आर क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर होता है हमारा, ये यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, अभी 7 मिनट्स हैं हमारे पास। किसके लिए? साउंड के लिए, यानी ध्वनि के लिए। ठीक है, चलिए, जब हम साउंड की बात करते हैं, जब हम ध्वनि की बात करते हैं ना, साउंड क्या है भाई? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी ऑल नो दैट, है ना। साउंड क्या है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अच्छे से पता है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है आपकी एनसीईआरटी के साथ ना, कि एनसीईआरटी है तो गागर में सागर, लेकिन वो कुछ चीजें मानकर चलती है कि सामने वाले को पता है। जैसे एनसीईआरटी में सीधे उन्होंने मान लिया है कि आपको वेव के बारे पता है, आपको पता है कि तरंग क्या है, आपको वेव के बारे पता है। उन्होंने सीधे शुरू कर दिया है वेव से रिलेटेड चीजों, है ना। वो मान के चल रहे हैं कि उनको वेव क्या है पता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब उस चीज को हम समझेंगे कि वेव क्या है और पार्टिकल मोशन और वेव मोशन में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात आज हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी चैप्टर कल समझेंगे। देखो, साउंड से पहले आपको 2 चीजों में अंतर पता होना चाहिए, पार्टिकल मोशन में और वेव मोशन। अभी तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं, मोशन पढ़ते आए हैं, वो सब एक्चुअली पार्टिकल मोशन है। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वेव मोशन। दोनों में क्या फर्क है तो देखिए, ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, देखो यहां, अगर हम पार्टिकल मोशन की बात करते हैं तो ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसको पीले रंग से बना दिया। ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसको हमने पीले रंग से बना दिया। अब इसको यहां तक जाना है, इसको क्या करना है? यहां तक जाना है, तो ये कैसे जाएगा? जाहिर सी बात है, यहां से जाएगा इस तरीके से, या इस रास्ते से भी जा सकता है ना, इस रास्ते से भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। अब यहाँ पर हम सब कॉन्सेप्ट लगा देंगे जो हम पढ़ते आए हैं मोशन में अभी तक।
हमने डिस्टेंस के बारे जाना, डिस्प्लेसमेंट के बारे जाना, है ना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, सारी चीजों के बारे जाना। क्योंकि एक्चुअली अगर किसी पार्टिकल को यहां से यहां पर जाना है तो इसको खुद मोशन करके जाना होगा, इसको खुद क्या करना होगा, मोशन करके जाना, है ना, ये पार्टिकल। अब आ जाओ वेव मोशन। वेव मोशन में क्या है, वेव मोशन में क्या है, एक पॉइंट है ये ए, दूसरा पॉइंट है ये बी। किसी पार्टिकल, अब यहां पर पार्टिकल को हम सफेद में बना देते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये कण है, तो ए से बी पे जाना है, ठीक है, इसको ए से बी पर जाना है, लेकिन इसको क्या करना है, इसको ए से बी पर जाना है, ठीक है। जब ये जाएगा लेकिन बिना मूवमेंट के जाना है, बिना किसके जाना है, बिना मूवमेंट के जाना है, ठीक है। तो अब ये कैसे जाएगा, ये जाएगा असल में जिस मोशन से उसको वेव मोशन, ये जिस मोशन से जा रहा है उसको वेव मोशन, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं कि वेव मोशन क्या होगा। कुछ नहीं है, सिंपल आम भाषा में पहले एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये अपने बगल वाले को धक्का देगा, भाई जाना थोड़ा, ठीक है, एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, अभी मैं साइंस की बात ही नहीं कर रही हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा कि अपने, क्या हो गया, एक सेकेंड, ये क्या करेगा, अपने बगल वाले को क्या करेगा, धक्का देगा, भाई आगे चल। ये क्या करेगा, फिर आगे पीछे होगा, इसने इसको धक्का दिया तो ये वाला पार्टिकल जो है ये आगे पीछे होगा, ठीक है, फिर ये आगे पीछे होगा तो साथ वाले को धक्का देगा, ये साथ वाले को धक्का देगा, और ऐसे करते 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 क्या होगा, एक तरंग बन जाएगी, एक वेव बन जाएगा, और अल्टीमेटली ये यहां तक पहुंच। तो पार्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल मोशन में क्या हो रहा है कि एक्चुअली में कण जो कर रहा है, कण यहां पर ट्रैवल कर रहा है, पार्टिकल पहले यहां से यहां आया, फिर यहां आया, या अगर इस रास्ते रहेगा तो पहले इधर आएगा, फिर इधर, है ना। तब हमने यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ा था डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड, वेलोसिटी। यहां पर क्या हो रहा है कि वो खड़ा है अपनी जगह पे, साथ वाले को धक्का दे रहा है ना, साथ वाले को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, और कह रहा है भाई चल आगे चल, भाई तू चल और आगे चल, है ना। तो एक दूसरे को धक्का दे रहा है, दूसरा तीसरे को धक्का दे रहा है, तीसरा चौथे को धक्का दे रहा है, और इस वाइब्रेशन के वजह से, इस कंपन के वजह से ये कह सकते हैं कि हाँ यहां से यहां पर ये चीज चली जा रही है, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में अब हम कल की क्लास में समझेंगे कि वेव कितने तरीके की है, ट्रांसवर्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल क्या है, किस तरीके से ये चलेगा, है ना, किस तरीके से इसका मोशन होगा, ये किस तरीके से चलेगा, इसकी बात, ठीक है। जैसे देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल कैसे चल रहा है, ट्रांसवर्स कैसे ऊपर नीचे चल रहा है, इन सारी बातों पे अब हम कल की क्लास में बात करेंगे, थोड़ा सा वेव को और समझेंगे, है ना, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, गुण देखेंगे, ठीक है, वेव कितने तरीके की होती है, तब साउंड पे आएंगे, है ना। एक्चुअली में वो तरीका है, एनसीईआरटी मान के चलती है आपको वेव के बारे पता है और सीधे आपको शुरू कर देती है ना। तो थोड़ा सा हम पहले वेव समझ जाएंगे, वेव मोशन समझ लेंगे, तब हम असल में इसमें आएंगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात मैंने बताई, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, और बातें आपको इस पर बताऊंगी, और फिर हम लोग आगे चैप्टर को प्रोसीड। तो पार्टिकल मोशन अलग है, वेव मोशन अलग है, ठीक है। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, और हम लोग फिर क्या करेंगे, चैप्टर को होपफुली कल फिनिश करेंगे, साउंड को, है ना, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे कि कल के कल हम लोग साउंड चैप्टर को, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।